हेलो स्टूडेंट, बीएसए एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम इससे पहले हमने डिस्कस किया था, आईसीटी टॉपिक डिस्कस किया था। कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू और लाइब्रेरी ऑटोमेशन की देखेंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके चारों ऑप्शन भी हम एक्सप्लेन करेंगे, तो इनके सारे एमसीक्यू एक एक करके डिस्कस करते हैं, कौन कौन से एमसीक्यू हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की एक एक चीज़ को बारीकी से हमने पूरा बनाया हुआ है, इनको अच्छे से आप देखिए। लाइब्रेरी ऑटोमेशन की पूरी थ्योरीज, पूरे एमसीक्यू, अभी कुछ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एमसीक्यू लिए हैं, जबकि डिटेल क्लासेस अलग से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू क्या है देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोप्राइटरी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। पहला एग्जाम्पल है कोहा, एवरग्रीन, एल्मा एंड डी स्पेसेस। ओके, तो इसमें से ये पूछ रहा है कि अपना कौन सा लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी है। अब देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, प्रोप्राइटरी मीन्स होता है पेड। पेड कौन सा, जो इनमें से कौन सा पेड जो है वो प्रोप्राइटरी सिस्टम है। बाकी जो है, अब देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, एल्मा। एल्मा जो है एक प्रोप्राइटरी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जो ई लिब्रिस के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, इस बात को नोट कीजिए। यह एक क्लाउड आधारित एक ऐसा कैसा है, एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक आपका डिजिटल मटेरियल्स को जितने भी हैं उन सभी मटेरियल्स को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। इसके अलावा जो दो ऑप्शन और हैं, कोहा और एवरग्रीन, जो है वो कैसा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब फ्री, और प्रोप्राइटरी मतलब पेड। ठीक है, और जो डी स्पेस है वो डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम है, एक ओपन डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम है। ठीक है, चारों ऑप्शन मैंने इसके आपके लिए एक्सप्लेन करी। ओके, तो अब इसमें इसमें जो करेक्ट आंसर आपको मैंने बता दिया, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हुआ एल्मा। एल्मा इज द करेक्ट आंसर, जो आपका जी वाला ऑप्शन है एल्मा वाला इज द करेक्ट आंसर। तो प्रोप्राइटरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, जिसमें जिसमें ओपन सोर्स कौन से हैं, प्रोप्राइटरी कौन से हैं, उसमें इंडियन कौन से हैं, आउट ऑफ इंडिया के कौन से हैं, कौन से पर्टिकुलर काम के लिए यूज आते हैं, तो अलग अलग टॉपिक्स हैं, वो अपन डिस्कस आए करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट आईएमसीक्यू है, व्हाट डज द टर्म आईएलएस स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लाइब्रेरी ऑटोमेशन। मतलब लाइब्रेरी ऑटोमेशन के संदर्भ में आईएलएस शब्द का क्या अर्थ है। चार ऑप्शन है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, इंटरनेशनल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स, सी है इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, और डी है इंटरनेट लाइब्रेरी सर्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है, जरा आप बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। आप भी इसका आंसर दीजिए और इसका आंसर जैसे बताते हैं, बताइए ना सोच के इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। क्या होता है, आईएलएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम होती है, जो कि एक सॉफ्टवेयर स्यूट है, सॉफ्टवेयर का एक एक पूरा कंप्लीट एक स्यूट है, जो क्या करता है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन का काम करता है। वेरियस फंक्शन, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उसमें, जैसे कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन के लिए, एक्विजिशंस के लिए, मैनेजमेंट ऑफ सीरियल्स एंड पैटर्न्स, इन सब के काम के लिए, संचालन के लिए, कैटलॉगिंग, संचरण, आपका मार्केटिंग करनी है, आपको कुछ एक्विजिशन मतलब कुछ परचेजिंग करनी है, उन सबके मैनेजमेंट का काम आपका आईएलएस करता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा जो इसका जो ऑप्शन था, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा है, इज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं आगे। आइडेंटिफाई ओपन सोर्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। इन चारों में से कौन सा जो है वो ओपन सोर्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। जरा आप इसको देखिए, आप इसका आंसर बताइए सबसे पहले, क्योंकि पेपर आने वाला है, तो आपके हिसाब से कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, बताइए। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, फिर मैं तो इसको एक्सप्लेन करूंगा ही। ठीक है, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, OPALS या लाइब्रेरियन, कोआ और एवरग्रीन, चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है तो नीचे आंसर दिए ABCD, BCD, ACD, उसके बाद। ठीक है, बताइए आपका कौन सा आपको लग रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। OPALS, अब देखो इसका करेक्ट आंसर, तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर है, वो देखते हैं। चार ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ओपन सोर्स में और जो OPALS है वो क्या होता है,
ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम होता है जो डेवलप किया गया था स्पेशली स्कूल के 12 मतलब प्राइमरी से लेकर जो 12 तक के लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो स्कूल्स होते हैं उनके लिए स्पेशली इसको यूज किया गया था। ठीक है, अब जो ये इसको 2000 ईयर के अराउंड में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, और जो एक ओपन सोर्स सॉल्यूशन कैसा है, ओपीएलएस क्या है, एक ओपन सोर्स सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका दिया है कोआ। कोआ कैसा है, वर्ल्ड वाइड फर्स्ट ओपन सोर्स आपका आईएलएस है। कैसा है, वर्ल्ड वाइड फर्स्ट ओपन सोर्स आईएलएस है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसको न्यूजीलैंड सिटी द क्रिएटिव कम्युनिकेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। जनवरी 2000 के लगभग इसको पहला इसका वर्जन जो है इसका डिप्लॉयड हुआ, जो कि लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज और एमएस डॉक प्लेटफॉर्म पर रन होता है। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है एवरग्रीन आईएलएस। इसका मतलब है एवरग्रीन इज द नोटेबल एग्जांपल ऑफ द ओपन सोर्स। एवरग्रीन आईएलएस का क्या होता है, एक एग्जांपल है ओपन सोर्स का, एक एग्जांपल है जो कि जॉर्जिया के द्वारा ऑरिजिनेट हुआ था। कहाँ से हुआ था, जॉर्जिया। एवरग्रीन जो 2006 के आसपास इसका वर्जन आया था। इस जो मॉड्यूल लिखा था सर्कुलेशन, कैटलॉगिंग, वेब कैटलॉगिंग, स्टेप रिपोर्टिंग, सीरियल कंट्रोल के लिए ये काम किया जाता है। तो इस वाले का जो करेक्ट आंसर वो क्या था, थर्ड इसका करेक्ट आंसर था। मतलब थर्ड में कौन से दिए थे, ए सी डी, मतलब ओपीएलएस, कोआ और एवरग्रीन जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और जो ए सी डी कैसा है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स की बात हो रही है। अब देखो आपको ध्यान रखना है ओपन सोर्स कौन सा है, प्रोप्राइटरी कौन से हैं, इंडियन के कौन से हैं, विदेशी कौन से हैं, ये सब आपके माइंड में आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब लाइब्रेरियन जो है वो नहीं है। आगे देखते हैं, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर द सर्चिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन। क्या होता है, इस पर कौन सा प्रोटोकॉल जो होता है जिसका यूज सर्चिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिमोट डेटाबेस इन द लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम। पुस्तकालय ऑटोमेशन जो प्रणाली है उसमें जो रिमोट सिस्टम के डेटाबेस में जानकारी खोजने और पुनः प्राप्त करने किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। चार दिए, G3N.50, 39.50, OEPMH, RDA और ISO 2007। अब इसका आंसर बताइए आप, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आप यहाँ सोच बताइए। अच्छा क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए, J39.50। क्या है, एक 3950 क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले स्केच में देखते हैं, या एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। क्या है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जो क्या, जिसका उपयोग लाइब्रेरी सिस्टम में जो रिमोट डेटाबेस की में जानकारी को खोजने और उनको पुनः रिट्राइव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, या बहुत सारी डिफरेंट लाइब्रेरी में डेटा की संरचनाओं, डेटा के स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए भी सुविधा प्रदान करता है। J39.50 लाइब्रेरी कैटलॉग के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी का भी अलाउ करता है, या यूजर के लिए एक इंटरफेस के लिए कई लाइब्रेरी और डेटाबेस की खोज का काम भी करता है। तो क्या है, इसका मेन मतलब क्या हो गया, J39.50 क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जो लाइब्रेरी सिस्टम में सर्चिंग और रिट्राइविंग के लिए रिमोट डेटाबेस की यूज किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट समझिए। तो करेक्ट आंसर है। अब इसके जो और ऑप्शन है उनको भी आपको समझ में आने चाहिए। OAHPMH क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी आप नोट कर लीजिए। ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग। मतलब क्या है, या एक क्या है, प्रोटोकॉल है जो ओपन आर्काइव इनिशिएटिव द्वारा मेटा डेटा रिकॉर्ड को रिपोजिटरी से स्टोर करने की सुविधा के लिए यूज किया जाता है। इट अलाउज फॉर द इंटरप्रेटिव फॉर डिजिटल रिपोजिटरी इनेबल, ठीक है, शेयरिंग ऑफ द डेटा माइग्रेशन करता है। यह प्रोटोकॉल का उपयोग डिजिटल लाइब्रेरी, संस्थागत रिपोजिटरी और अनडिजिटल जो स्टोरेज है उनमें किया जाता है। डिजिटल वस्तुओं के बारे में मेटा डेटा को आसानी से विभिन्न सिस्टमों के द्वारा शेयरिंग और एक्सेस किया जा सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म वो क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म नोट के लिए ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या है, आरडीए। आरडीए क्या है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस क्या है, एक स्टैंडर्ड है कैटलॉगिंग के लिए जो क्या करता है लाइब्रेरी में जो रिसोर्सेस है उनको एक्सप्लेनेशन और एक्सेस करने के लिए दिशा निर्देश
और जानकारी प्रदान करता है। इट डिजाइन टू रिप्लेस द अर्लियर ACC2R, जो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग सिस्टम है, उससे इसको रिप्लेस किया गया है। ठीक है, मैं मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ अभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइडिया क्या है, एक रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस है। नेक्स्ट आपका ISO 2709। ISO 2709 क्या है, आपका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। कैसा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स के फॉर्मेट्स के लिए। कैसा है, एक अंतरराष्ट्रीय मानक है जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनके प्रारूप के लिए यूज किया जाता है, या मशीन रीडेबल रिकॉर्ड्स की संरचना, स्ट्रक्चर और सामग्री को निर्दिष्ट करता है, उनको उनको अलाउ करता है। इसका उपयोग आमतौर पर मार्ग के प्रारूपों के लिए किया जाता है। छोटा थोड़ा बता दिया है, और बाकी डिटेल जो वीडियोज हैं इसके, वो आपके हमारे पेड कोर्स में हर टॉपिक के डिटेल में क्लासेस हैं, इंपोर्टेंट MCQ है, एक्सपेक्टेड MCQ है, डिटेल में ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन सब उसमें हमने कवर करे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर इसका कौन सा हुआ, करेक्ट आंसर इसका हुआ आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट। इंडियन लाइब्रेरी ऑटोमेशन कुछ सॉफ्टवेयर है और उनकी ईयर इनको मैच करना है। तो आपको पता होना चाहिए इंडियन लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। जो सारे जो 5 आपको दिख रहे हैं, लिब्सिस, सोल, ई ग्रंथालय, ऑटोलिब और न्यू जनलिब, सारे इंडियन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब इनको मैचिंग करना है आपको, किस मैचिंग के हिसाब से कौन, आप इसका आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आप थोड़ा एक समय दे रहा हूं, आप नोट कीजिए और बताइए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है कि इंडियन लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो जो 5 आपको दिख रहे हैं, लिब्सिस, सोल, ई ग्रंथालय, ऑटोलिब एंड यू जनलिब, ये सारे कैसे हैं आपके इंडियन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इनका एक्सप्लेन, अब इनके देखते हैं इनकी ईयर कौन सी हो सकती है। देखो जो लिप्सिस है वो आपका 1984 में आया है, मतलब पहले लिप्सिस का है सी, सोल का है ए 2000, ई ग्रंथालय 2003 में आया, ऑटो लिप जो है वो 1998 में, और न्यू जन लिप जो है 2005 में। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका वन, इसका करेक्ट आंसर है वन। वन इसका करेक्ट आंसर है, जो आपको दिख रहा है पहले का सी, दूसरे का ए, थर्ड का बी और बी डी, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें सिंपल सी ईयर है, किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया है, जो भी क्वेश्चन आ सकता है, कब डेवलप हुए, किस ईयर में, मुझे बता दिया, कई सारी चीजें पेपर में पूछ सकते हैं। विच इंडियन लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इज स्पेशली डिजाइन फॉर द गवर्नमेंट लाइब्रेरी। गवर्नमेंट लाइब्रेरी के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो यूज किया था, ऑटोलिब, स्लिम21, ई ग्रंथालय और लाइब्रेरी। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, आप बताइए जरा, इसको सोच के इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखो ई ग्रंथालय जो है वो स्पेशली डिजाइन किया है ऑटोमेटिक गवर्नमेंट जो लाइब्रेरी उनको ऑटोमेट करने के लिए, या NIC एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसको डेवलप किया। किसके द्वारा डेवलप किया गया था वो भी पूछ सकते हैं, तो NIC के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। अब देखो जो आपका ऑटोलिब जो पहला आ रहा है, ऑटोलिब जो डेवलप हुआ था वो ऑटोलिब सॉफ्टवेयर सिस्टम के द्वारा डेवलप हुआ था, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो ऑटोलिब लाइब्रेरी सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया था, या सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के विभिन्न कार्यों जैसे कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, आपका इंक्यूबेशन, सीरियल मैनेजमेंट आदि काम करता है। ठीक है, आपका जो BH Slim21 जो ये डेवलप हुआ था आपका एल्गोरिथम कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, या सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के संचालन के लिए प्रबंधित कार्य के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कैटलॉग सर्कुलेशन काम नहीं करता है। ई ग्रंथालय आपको बता दिया NIC नेशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, इसमें कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, मेंबर मैनेजमेंट आदि कार्यों को इसमें करते हैं। लाइब्रेरियन जो है नेक्स्ट JB का सॉफ्टवेयर है जो CR2 टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया था। यह लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विभिन्न कार्यों को क्या करता है, विभिन्न कार्यों का जिसमें कैटलॉग सर्विस आदि कार्य भी करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर इसमें जो आ रहा है वो है इसका कौन सा, आपका ई ग्रंथालय जो है स्पेशली गवर्नमेंट लाइब्रेरी के लिए यूज किया गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द अर्लीस्ट लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम डेवलप इन इंडिया। सबसे पहला भारत का पुराना लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, लिप्सिस, ग्रंथालय, सोल और OPALS। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, सोच के बताइए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, बताइए।
इसका करेक्ट आंसर है ए। लिप्सिस जो है 1984 में डेवलप किया गया था, या वन ऑफ द अर्लीस्ट लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम इन इंडिया, जो भारत का सबसे पुराना आपका लाइब्रेरी सिस्टम है, जो वेरियस टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, 1984 में इसको डेवलप किया गया था। अब देखो नेक्स्ट आपका ग्रंथालय। ग्रंथालय का डिटेल में एक अलग से लेक्चर है, वो हमने अलग से बनाया हुआ है। ग्रंथालय को 2000 में डेवलप किया गया था, 2000 सन में। जहाँ सॉफ्टवेयर भारतीय लाइब्रेरी विशेष रूप से अकेडमिक और सार्वजनिक लाइब्रेरियों के लिए डिजाइन किया गया था, स्पेशली गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका जो सोल है उसको भी 2000 में डेवलप किया गया था। इसको इन्फिनेट के द्वारा डेवलप किया गया था, भारतीय विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्पेशली बनाया गया था। नेक्स्ट आपका जो है OPALS मतलब ओपन सोर्स ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, जिसको 2003 में डेवलप किया गया था। यह सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरी डिजाइनों के लिए किया गया। इसका उपयोग स्कूल, सार्वजनिक विशेष लाइब्रेरियों के लिए उपयोग किया जाता है। तो कुछ इंपोर्टेंट MCQ मैंने आप इसमें डिस्कस। तो इसका तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो गया आपका लिप्सिस जो है सबसे पुराना भारतीय लाइब्रेरी सिस्टम है। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट MCQ जो हैं इस टॉपिक के हमने अपने पेड कोर्सेज में बना रखी हैं। इंपॉर्टेंट छाट के हमने सारी MCQ लिए हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू छोटे क्वेश्चन बहुत तरह से आ सकते हैं। तो मैंने आप लाइब्रेरी ऑटोमेशन के कुछ, अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है, क्या इसके पर्पज होते हैं, क्यों की जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो थ्योरी में हमने डिस्कस की। ठीक है, अब देखो जो अभी लेटेस्ट एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए सारे MCQ हमने इसमें डाली हुई है, और आप इनके जो पूरी यूनिट्स हम सबके बना रहे हैं MCQ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए लाइब्रेरी साइंस से संबंधित, UGC नेट, JRF सेट, स्टेट सेट एग्जाम के लिए, KVS NVS और स्टेट PSC एग्जाम्स के लिए हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। आप उसके लिए व्हाट्सअप करें, हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें छोटे से और टॉपिक लिए। इससे पहले हमने आपके लिए ICT के क्वेश्चन डाले हैं, रिसर्च मैथोलॉजी के बना रहे हैं। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर भी हम सीरीज ला रहे हैं, वो भी आपके लिए क्वेश्चन बनाएंगे। तो लाइब्रेरी साइंस में, और सबसे अच्छी बात है 4 फैकल्टी ने मिलकर पूरा कोर्स दिया है। एक फैकल्टी नहीं है, 4 अलग अलग स्पेशल। जैसे पूरा सिलेबस जो है पेपर 1 और पेपर 2 जो है कई सारे पार्ट में मिलकर बना है। जैसे पेपर 2 की बात करें तो उसमें मैनेजमेंट का एक अलग यूनिट है, पूरा जो मैनेजमेंट वाला अच्छी चीज़ पढ़ा सकेगा। दूसरा उसमें रिसर्च की एक अलग यूनिट है। बाकी लाइब्रेरी के कंप्यूटर साइंस का कम से कम 30-40% पॉइंट कंप्यूटर ICT का है। ऐसी पेपर 1 की बात करें तो अपना पेपर 1 में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेपर 1 में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और आपका मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, कई सारे पार्ट में मिलकर बना गया है। तो उसको भी हम अलग अलग सब चीज़ बनवा रहे हैं आपके लिए। आप इस आराम से पढ़ो, एंजॉय कीजिए क्लासेस का। नई वीडियो में फिर आएंगे नए टॉपिक के साथ में, कुछ और इंपॉर्टेंट MCQ लेके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।